नमस्कार साथियों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव। हर बार की तरह फिर से लेकर के हाजिर हूं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास व्यक्तित्व से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मोतीलाल प्रसाद। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हम आज के प्रोग्राम में आपसे जानेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, आपके बारे में, और हमें जानकारी मिली है कि आपने एजुकेशन का एक फार्मूला भी इजाद किया है। वो फार्मूला कौन सा है, ये भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में आपसे ही। तो साथियों, चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट श्री मोतीलाल प्रसाद जी का। मोतीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आप कहाँ इंजीनियर थे? सर, मैं बोकारो में HSCL गवर्नमेंट फर्म है, उसमें मैं इंजीनियर था। इट इज़ ए कंस्ट्रक्शन विंग। कंस्ट्रक्शन वर्क में मैं काम करता था। और 1999 में आई ऑप्टेड जी एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। सो दिस वाज माय कैरियर सर। रायगढ़ कैसे आना हुआ आपका? Sir, my second son, I am having three sons. First son is electrical engineer, Bihar Electricity Board at Patna. Second is doctor, Mr. Uday Shankar. So he was here. So we all, because after HSCL I shifted to Meccan, and after Meccan I came here because my son was here. He is a doctor, acupressure. सर, मैकेनिकल इंजीनियर बनना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। उसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो कैसे बना जा सकता है? क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं? एज ए स्टूडेंट आपको कैसा लगा मैकेनिकल इंजीनियर? नथिंग सर, नो परेशानी, नो परेशानी। I joined in my college in the batch 1966 to 71. अच्छा। That time it was 5 years integrated course. अभी तो ऐसा नहीं है, अभी 4 year integrated course है। तो उस समय जो एजुकेशन का सिस्टम, बिकॉज एवरीथिंग वाज नॉट इन दिस फैशन। अभी जो आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर या एजुकेशन कुछ भी आप देख रहे हैं, उस समय ऐसा नहीं था। वो बहुत ही आसान था। इसलिए, लेकिन एक चीज़ था, इंजीनियर बनना लोगों की अपनी एक ठो चाहत होती थी, विशेष करके। जी। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमने सर बिहार से हायर सेकेंडरी पास किया था। देन आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमारे जो कुछ फ्रेंड सर्किल में थे जो सेकंड डिवीजन से लाए, मैं वहाँ टॉप किया था। अच्छा। अपने डिस्ट्रिक्ट में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में मैं टॉप किया था। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स जो सेकंड डिवीजन लाए थे, दे ऑप्टेड मेडिकल लाइन। उस समय उतना मेडिकल लाइन का प्रोफेशन नहीं था, इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा था। तो कोई, देखिए सर, नॉट ओनली इंजीनियरिंग और मेडिकल, एज ए एजुकेशन होल, व्हाट आई एम गिविंग यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू द फॉर्मूला एज ए एजुकेशन होल। देखिए सर, कॉन्सेंट्रेशन, इफ यू आर एडॉप्टिंग दिस क्वालिटी इन यू, बच्चे में अगर आप, मेरा जो फार्मूला है E=DC²। B मीन्स डिवोशन, फर्स्ट C दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, एंड सेकेंड C दैट इज क्यूरियोसिटी। अच्छा। ये 3 चीज है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। क्वालिटीज है, मनुष्य का ये क्वालिटीज है, ये ईश्वर के द्वारा दिया गया है सर। इसको अगर बढ़ाया जाए सर, और मैं तो कहूँगा हमारे जो फ्रेंड सर्किल के लोग, एवरीबडी इज माई फ्रेंड सर, इस पर भी हमारा ये कुछ कहना था। खैर, दे आर लिसनिंग मी, हूसोएवर इज अचीव्ड द प्लेस, दैट मस्ट बी बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज। कोई न कोई क्वालिटी उसके पीछे काम कर रहा है। बिल्कुल। देखिए सर, Einstein, he was having one quality. He was very curious in childhood, and he became the father of the science. बिल्कुल। तो ये मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है सर। मैं एक बहुत गरीब तबके वाले परिवार में रहा। उस समय बिजली वगैरह नहीं थी सर। किरोसिन ऑयल में डिबरी में मैं पढ़ता था। अच्छा। लेकिन मेरा जो मकान था, बगल में जो रोड था सर, लोग काली पूजा या हमारे मोहम्मदन भाइयों का जो पूजा होता था, तो ड्रम बजा करके वो निकल जाते थे। अब मुझको कुछ भी पता नहीं चलता था। अच्छा। दिस इज ए फैक्ट आई एम टेलिंग यू। माने ये कंसंट्रेशन जो हमारे अंदर था, इतना ज्यादा था कि मुझको पता ही नहीं चलता था कब निकल गया। हमारी माँ बहुत परेशान रहती थी कि कहीं बेटा हमारा पागल तो नहीं हो जाएगा। ये कभी कभी एक्सप्रेस भी करती थी। सो दिस इज ऑल
बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस ओनली सर, और कहीं से कोई ये नहीं प्राप्त किया हूँ। तो वही चीज़ है सर, डी ई इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर, डी डिवोशन, सी कॉन्सेंट्रेशन एंड अनदर सी दैट इज क्यूरियोसिटी। आप देखिए सर, बच्चे, हम आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, खास करके मदर जो है, बिकॉज मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अच्छा, बच्चे जो है मदर से ज़्यादा अटैच्ड हैं, वो पूछते रहती हैं ये क्या है वो क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मदर साइड से, प्लीज़ उसको जो है बढ़िया से आप बताइए, थोड़ा पेशेंस रह करके, बिगड़िए मत, गुस्साइए मत बच्चों को। और हिंदी में भी कहते हैं पहली गुरु माँ होती है। माँ होती है, मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, पहली गुरु माँ ही होती है। तो ये चीज़ है सर, और ये कोई कहीं बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है सर, आंतरिक चीज़ है, गिफ्टेड बाय गॉड है, ईश्वर से दिया हुआ चीज़ है, इसी को डेवलप करना है। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं। कंसंट्रेशन जी, हम आपसे और भी बातें जानेंगे। मोतीलाल जी, हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और साथियों, यदि आपने अभी रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको बता दें, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मोतीलाल प्रसाद जी। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और आज के प्रोग्राम में हम आपसे जान रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में और एक फार्मूला के बारे में। आपने सर उस फार्मूला का जिक्र किया, तो उस फार्मूला का जो ख्याल कैसे आया आपके मन में कि ये फार्मूला मैं बना सकता हूँ, और इस फार्मूले के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कितना फ़ायदा होगा, कैसे वो उसको फॉलो कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं कि हम इस फार्मूले के थ्रू आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर एजुकेशन को समझने में आसानी हो सकती है। सर, मेरे लाइफ में, मैं जैसा कि आपसे बताया कि आई वॉज ए मेंबर ऑफ वेरी पुअर फैमिली, बहुत गरीब था सर। और जिस जगह मैं रहता था, बिहार में भी मुंगेर इलाका है, और मुंगेर में भी घोसी टोला करके मोहल्ला है। अच्छा। वो ऐसा मोहल्ला था जो एजुकेशन का कहीं कुछ नाम नहीं था सर। लेकिन हमारे फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग थे, जैसे एक परमानंद मिश्रा करके, उसके भाई थे जनार्दन मिश्रा, वो धनबाद में जो आपका माइनिंग कॉलेज है उसमें जाया करते थे, पढ़ते थे। तो मैं उनसे पूछा करता था कि भैया आप बीच में कहाँ गायब जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि अरे मैं माइनिंग कॉलेज में जाता हूँ पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग है। तो मेरे दिल में एक ऐसा जज्बा आया कि मैं भी इंजीनियर बनूंगा। यस। और आई हैव रिटन समवेयर, उस समय एक डायरी छोटी सी मिलती थी, पिताजी हमको देते थे, मैंने उसमें लिखा भी है ये कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और सर, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं जब पढ़ता था तो मुझको कुछ पता ही नहीं चलता था, केवल अपने काम में मैं लिप्त रहता था। ये अर्जुन की दृष्टि थी, लक्ष्य था कि मुझे ये काम करना है। यस सर, यस सर। और एक प्रश्न ये आ रहा है मेरे मन में कि इंजीनियरिंग के अलग अलग फील्ड्स होते हैं, Yes, yes. अलग अलग ब्रांच होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुनने का क्या कारण था? सर, उस समय जिस समय मैं पढ़ा, देयर वर ओनली 3 ब्रांचेज, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं था सर। अच्छा। बाद में और भी ब्रांचेज, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे जो है ब्रांच खुलता चला गया। बट देयर वर ओनली 3 ब्रांचेज। सिविल में लोग जाना नहीं चाहते थे सर। मैं फर्स्ट टाइम, मैं MIT मुजफ्फरपुर से निकला हुआ हूँ सर, तो मैं सिविल ही लिया था। हमारे एक बहनोई थे उस कॉलेज में, केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, उनका एक भाई मैकेनिकल किए हुए था। वो मजाक में हमसे बोला कि क्या साले साहब आप सिविल पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल पढ़िए। तो मैंने भाई साहब को बोला कि चेंज करा दीजिए। तो रिजल्ट ऐसा अच्छा था कि तुरंत वो चेंज हो गया, है ना। तो मैकेनिकल की बड़ी अहमियत थी उस समय सर। इलेक्ट्रिकल लोग पढ़ना नहीं चाहते थे। आप देखिए सर, मेरा लड़का जब +2 किया, उस समय तक इलेक्ट्रिकल का इतना भाव, एवरीथिंग, ओम्स लॉ सर, देखिए इलेक्ट्रिकल का महान ज्ञाता ओम्स, उसी पर पूरा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और ये जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओनली। तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल का देखने लगे हम लोग, रेडियो, टीवी, ये वो 50 तरह की चीजें, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल ब्रांच उसको मैंने दिलवाया। ही इज इलेक्ट्रिकल ब्रांच उसको दिया है। उस समय टॉप में आ गया इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उसके नीचे मैकेनिकल हो गया, और उसके नीचे सिविल को लोग उतना प्रीफर नहीं करते थे। ऑल्दो आप जानते हैं सिविल में लोग जाते हैं तो खूब पैसा वैसा कमाते हैं। बिल्कुल। और अंतिम ध्येय यही रहता है कि पैसा कमाना है। जी हाँ। कई माता पिता का सपना भी रहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, और आपने अपने माता पिता के सपने को साकार किया। बहरहाल हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं,
और हम आपको बता दें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोतीलाल प्रसाद जी। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। हम आपसे बात कर रहे थे इंजीनियरिंग के विषय में कि आपने कैसे पढ़ाई की। उस समय अलग अलग चुनौतियां होती थी, लोग कम स्कूल जाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, और फिर धीरे धीरे इस शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ। अभी बहुत सारे इंजीनियर आते हैं, अलग अलग फील्ड में जाते हैं। हम बात कर रहे थे फार्मूले की। उस फार्मूला के थ्रू पढ़ना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है। और मेरा प्रश्न वही रह गया कि आपके मन में कैसे ख्याल आया इस प्रश्न को बनाने का, इस फार्मूले को ईजाद करने का? कैसे आपने सोचा और कैसे आप इसे कनेक्ट कर पाए कि हाँ, ये फार्मूला आगे आने वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बेहतर हो सकता है? मैं सर 4-5 साल पहले मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते हुए मुझे छोड़ते हुए कंपनी को करीब 25-26 साल हो गया, लेकिन मैं उसके पहले से बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस अपना था और बच्चों का, वो बढ़ता चला गया और मैं इस चीज़ पर पहुँचा कि एक्चुअल एजुकेशन ये है। अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन अगर ये चीज़ बच्चों के अंदर ये क्वालिटी आएगा, ही कैन अचीव एनी डिस्टेंट, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए 4-5 साल पहले मेरे ये जो भाव हैं ये प्रबल होते चले गए, परिपक्व होते चले गए, और करीब 2 साल पहले मैंने ये फार्मूला मैंने सोचा, उसके बाद मैंने इस फार्मूले का इजाद किया। आइंस्टाइन का जो फार्मूला है वो हमारा बेस है, E=mc²। उसी पैटर्न पर हमारा ये फार्मूला है, E=dc²। और अधिकतर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी छात्र के अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं। कोई 90% पाता है, कोई 80% पाता है, कोई 100% पाता है, मगर पास सभी 100 सकते हैं। तो क्या वजह होती है कि एक बहुत होनहार छात्र किसी वजह से उसके मार्क्स कम आ जाते हैं, हालांकि वो किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है? तो क्या इस फार्मूले से उन सभी छात्रों को फायदा होगा? ऑफ कोर्स, यही तो बेस है, बेसिक चीज तो यही है। इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। मैं तो उन्हीं के लिए ये फार्मूला निकाला हूँ। हमारा कोई इसमें कोई लेना देना या कहीं कुछ नहीं है सर, मैं आपको क्लियर कर दूं। केवल मैं बच्चों के लिए, अपने देश के विदेश के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए सर, मैं पहले भी बताया आपको कि ये क्वालिटी हर एक व्यक्ति में है। ये भगवान का दिया हुआ चीज है, गॉड गिफ्टेड है। ये आदमी नहीं बना सकता है, इसको बढ़ा सकता है। बचपन में जो एटीट्यूड बच्चों का होता है, उस समय हमारी एक्टिविटीज ठीक होनी चाहिए बच्चों के साथ में, तो धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। हम अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, वो अल्फ़ाबेटिकल सीखेगा, ये सीखता है, वो सीखता है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? केवल पैसा देना नहीं है सर। ये सारी चीज, ये जो क्वालिटीज है, इसको बढ़ाना। कैसे हम उसके इस क्वालिटीज को बढ़ाएं? जैसे मैंने आपसे कहा एक चीज कि मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। फादर के साथ उतना कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी ना भी है, लेकिन वो थोड़ा सा बताते रहती है, थोड़ा पेशेंस रख करके, तो धीरे धीरे उसमें विकास होते जाता है। एकदम तो कहीं कुछ नहीं होगा ना, धीरे धीरे उसमें विकास होगा और ये चीज उसके अंदर समा जाएगा, वो रास्ता बन जाएगा। जैसे एक रास्ता बनता है ना, उसी पर लड़का चलने लगता है, तो ये एक रास्ता बन जाएगा, उसी पर वो अपना इंटायर एजुकेशन को लेते हुए चला जाएगा, एंड ही विल अचीव द गोल। सर, आपने कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया जी, तो क्या उनमें से कुछ ऐसे उदाहरण आप हमें दे सकते हैं जो इस फार्मूले के माध्यम से आगे बढ़ सके हों? हाँ सर, सारे स्टूडेंट बढ़ सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि 2-3 साल पहले मैंने इसका इजाद किया, अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने बच्चों को अभी पढ़ा रहा हूँ। हमारा काम ही है बच्चों को पढ़ाना सर। तो मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ और दे आर डूइंग वेल, वो अच्छे कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, आप पढ़ाते हैं बच्चों को। तो पढ़ाने के लिए कोई ना कोई विषय रहता है, तो आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? नहीं, मैं सर हर विषय पढ़ाता हूँ। अच्छा। केवल हिस्ट्री छोड़ करके सोशल साइंस जो है उसको फिर पढ़ करके उसको पढ़ाना होता है। हर एक सेशन में हम देखते हैं कुछ कुछ चेंज होते रहता है। पहले का जो सोशल स्टडीज था कुछ और था। हमारा मेन जो टॉपिक रहता है इंग्लिश लिटरेचर में मैथमेटिक्स एंड साइंस। अच्छा। ऐसे मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूँ। मैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेज का ग्रामर एक साथ पढ़ाता हूँ। बहुत बढ़िया। और ऐसा लगता है कि
कि संस्कृत धीरे धीरे जो भाषा है वो छूटती जा रही है, मगर आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई भी लैंग्वेज आपके जीवन में एक बाधा का काम कर सकती है। बहुत बढ़िया तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको तीनों लैंग्वेज जो अधिकतर भारत में बोली जाती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो कहते हैं धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, मगर आज भी संस्कृत बहुत जगह पढ़ी जाती है और जितने भी श्लोक उच्चारण हैं संस्कृत में ही होते हैं और लगता है कि पढ़ना कठिन है। मगर आपने कहा कि लैंग्वेज को समझने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए एक ही फार्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें 3 तथ्य ही है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। जैसे हम लोगों का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं सर, राम आम खाता है। राम इज सब्जेक्ट, आम इज ऑब्जेक्ट एंड खाता है वर्ब जी। इसी को आप अंग्रेजी में देखिए, राम ईट्स ए मैंगो, तो वर्ब को बीच में रख देते हैं तुरंत, राम आम खाता है। तो ये प्लेसमेंट है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का, ये लैंग्वेज बनाता है। किसी भी लैंग्वेज में केवल यही 3 चीज है, और भी जो चीजें आपको हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। देखिए सर, सेंटेंस जो है आप कितना बड़ा भी बनाइए, उसमें ये 8 चीज हैं, पार्ट्स ऑफ द स्पीच। नाउन, फर्स्ट इज नाउन सर, आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आप पैसिव वॉइस करते हैं तो ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, इट विल वर्क लाइक ए सब्जेक्ट, है ना। तो प्रोनाउन, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव, एड टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, उसका विशेषता आप बता दीजिए। वर्ब सर, यू नो सब्जेक्ट, वर्ब, यस यू नो वर्ब। एडवर्ब, you just add something to verb, it will become adverb. Preposition, some word, there should be some word which is coming before subject or object, है ना। जैसे you are sitting on the table, so table is subject or object, one word is coming before the subject or object. Conjunction, कोई चीज घटाना हो या बढ़ाना हो, and or whatever, it is also between the subject or object. And interjection, कोई ऐसा अच्छा न्यूज है या कोई खराब न्यूज है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इंटरजेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ दिस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। व्हाट शुड बी द प्लेसमेंट ऑफ दीज थिंग्स, दैट वी शुड नो। किसी भी लैंग्वेज का ये 3 चीज का प्लेसमेंट, यही 3 चीज है और कुछ नहीं है किसी भी लैंग्वेज में। तो इस तीनों चीज का प्लेसमेंट क्या है, ये हमको जानना पड़ेगा। और इसी को समझने में कई वर्षों लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे हम देखते हैं विज्ञापन लगे रहते हैं, 60 दिन में अंग्रेजी सीखें, 30 दिन में अंग्रेजी सीखें। तो क्या सच में 60 दिन में या 30 दिन में अंग्रेजी सीखी जा सकती है? देखिए सर, मैं पहले ही बताया आपको, अगर कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान अवस्थित अगर होता है पर्टिकुलर चीज पर, तो सीखा जा सकता है। लेकिन कंसंट्रेशन से केवल ऐसे कह करके और रिपीटेशन, अल्फाबेटिकल, इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो, उससे कुछ नहीं हो सकता है। लड़का जान जाएगा, हर चीज जान जाएगा, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं मिलेगा। और कहते हैं अभ्यास बहुत ज़रूरी रहता है। हम कोई भी भाषा सीखते हैं, हिंदी हम इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि लगातार हम बोलते हैं, घर में बोलते हैं, आसपास के लोगों से बोलते हैं। अंग्रेजी ऐसा रहता है कि हम केवल उस समय बोलते हैं जब हम सीखने जाते हैं, मगर बाद में नहीं बोल पाते हैं। तो क्या कारण हो सकता है ना बोलने का? एक होता है हेजिटेशन, लोगों को लगता है हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे, तो ये भी एक बाधा है सीखने के लिए। यही तो चीज है सर, सेम चीज तो मैं बता रहा हूँ। जी जी। जो चीज कॉन्सेंट्रेट होके करेंगे वो कभी हटेगा ही नहीं आपसे, वो तो हर समय आपके सामने चला आएगा। आप कोई भी काम करेंगे सर, आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर आपका जो सारी चीजें याद आती है, क्यों? इसलिए कि कॉन्सेंट्रेशन था आपका, आपने शुरू किया और आपके साथ डिवोशन था कि मैं ये काम करके रहूंगा, ये काम करूंगा, ये उठूंगा, ये काम करके ही। माँ कहती है कि बेटे चलो खाना खा लो, नहीं नहीं माँ देखो मैं इसको खत्म करके आऊंगा। दिस इज डिवोशन सर, है ना। और कंसंट्रेशन, वहां पर फिर कंसंट्रेशन होता है कि जल्दी कंसंट्रेट होकर के काम करता है। क्यूरियस तो आप जान ही रहे हैं, बच्चों से क्यूरियोसिटी रहती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी ओनली आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ही बिकेम द फादर ऑफ द साइंस सर। बिल्कुल, फादर ऑफ द साइंस। अब इससे ज्यादा अचीवमेंट उनके लिए क्या हो सकता है? सर पढ़ना एक बात होती है, पढ़ाना अलग बात होती है। हाँ। और कहते हैं एक जो टीचर रहते हैं
वो हर बच्चे के मन को समझते हैं, क्योंकि सभी बच्चों के समझने का तरीका वो अलग अलग होता है। तो एज ए टीचर अलग अलग बच्चों को पढ़ाने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, और आप कैसे समझते हैं कि इस बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है? कहते हैं पढ़ाने के तरीके सबके अलग अलग रहते हैं, फार्मूला तो सेम रहता है, मगर आप जिस तरीके से पढ़ाते हैं क्या उसी तरीके से बच्चे समझ पाते हैं? तो कैसे आप डिफाइन कर पाते हैं इसको? देखिए सर, पढ़ाने के पहले खुद भी पढ़ना पड़ता है। कोई भी किताब या कोई भी टॉपिक है, मैं शुरू से जो प्रीफेक्ट वगैरह रहता है सारा चीज़ मैं पढ़ता हूँ, इसका कैसे इसका संरचना हुआ, कैसे इसने बनाया। दूसरा चीज़ है सर, बेसिक चीज़ जो है किसी भी बुक का, किसी भी सब्जेक्ट का जो बेसिक चीज़ है उसको मैं पकड़ता हूँ। बच्चों को पहले मैं वो बताता हूँ बेसिक चीज़, और तब मैं, अब जैसे मैथमेटिक्स ही है, आप न्यूमेरिकल बताइए, उसके इक्वेशन को बताता हूँ, उसके फार्मूला को बताता हूँ, लेकिन मैं पहले बेसिक चीज़ बताता हूँ जी। कहाँ से आया, कैसे आया, इसमें क्या चीज़ छिपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फार्मूला हैं जिसके बारे में टीचर्स लोग नहीं बताते हैं कि कहाँ से आया, दे माइट नॉट बी नोइंग ऑल्सो, कहाँ से आया, कैसे इसका विकास हुआ। बहुत दूर नहीं, अब ऐसा नहीं कि जो साइंटिस्ट या वो मैथमेटिशियन उस ज़माने से कैसे निकाला, लेकिन उसका बेसिक चीज़ जो है मैं उसको बताता हूँ, तो उसको समझने में आसानी होती है, दिक्कत नहीं होती है। और फिर उसके न्यूमेरिकल को मैं बनवाता हूँ इजी वे में, मैं साथ रहता हूँ, एप्रिसिएशन भी देता हूँ, जरा सा तुम देखो यहाँ पर, तुम ही बताओ कि क्या ये, नहीं सर ये तो इसको ठीक करो। तो इस तरह से आपने एप्रिसिएशन की बात कही, दो तरीके से पढ़ाते हैं। एक समय था कि जब जो गुरुजी होते थे डांटते थे, मारते थे, उनका भय रहता था, डर रहता था, और अभी पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि 8th क्लास तक तो बच्चे फेल नहीं हो सकते हैं, आप बच्चों को मार नहीं सकते हैं। तो ये जो अंतर आया है, क्या ये बच्चों के लिए सही है? उनको डांट के पढ़ाना सही है, या फिर आप जैसा कहें एप्रिसिएट करते हैं, या फिर नए तरीके से पढ़ाना? यदि बच्चों के अंदर डर खत्म हो जाए तो क्या वो सही तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, डर शब्द जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यही गड़बड़ है जी। भय, बच्चों के अंदर भय नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। अच्छा। ये चीज को प्रश्रय देना चाहिए। मैं बच्चों को ऐसा, जब लाल ये तो पंचवर्षानी 10 वर्षानी ताड़ी ये प्राप्ते तू सोट से वर्षे पितरम मित्रम युवाचरती, है तो श्लोक है हमारे यहाँ, है ना। लेकिन वो डर मतलब, जैसे मैं भी भुगता हूँ सर, मैं भी ऐसा नहीं, उस समय उस जमाने में था, टीचर्स लोग बहुत मारते थे, मैं मार भी खाया हूँ, बहुत अच्छा। मार खाया हूँ। अच्छा, आप जैसे यदि होशियार बच्चे मार खाते होंगे तब तो बहुत चाइल्डहुड की बात है जो कम जानते थे उनको तो बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, वो होती थी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सर थे, जब मैं स्कूल में था क्लास 6 से और हायर सेकेंडरी तक के बीच में, वो एक किनारे से मारते हुए आते थे, तो लेकिन मेरे पास आके रुक जाते थे। अच्छा। तो ये सारी बातें होती थी। तो देखिए, डर नहीं, डर शब्द का नहीं, जिम्मेदारी शब्द का आप इस्तेमाल कीजिए। बच्चों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, इस तरह से आपको उसको समझाना पड़ेगा कि वो वस्तु स्थिति को समझे। कोई भी चीज है, उसके बेसिक चीज को अगर वो समझेगा ना, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसके तरफ, उस चीज की जानकारी और आगे लेने के लिए वो प्रोत्साहित होगा। मार और डर जो है सर, वो टीचर के अवगुण को दिखाता है। टीचर खुद उस चीज के बारे में क्लियर नहीं है, इसलिए वो डर का इस्तेमाल करता है। आप अगर बच्चे नहीं समझते हैं, आप ठहर जाइए, आप एक दिन और ले लीजिए, फिर आप अपने को सेटिस्फाई कीजिए कि आपके बताने में क्या कमी थी। कुछ कमी तो नहीं थी, पहले को आप सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, बच्चे सुधर जाएंगे सर। वो उसमें डर की भावना नहीं होगी, वो जिम्मेदारी की भावना होगी, और वो एक क्या आप एक कहेंगे, वो 10 करके लाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, और जब आप बताते हैं तो ऐसा लगता है सुनते रहें, मगर बहरहाल हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और सर, आप बात कर रहे थे एजुकेशन की, पढ़ने की, तो पढ़ने का तरीका जैसे आपने बताया कि डर तो होता ही नहीं है, डर में पढ़ाई नहीं होती है, एप्रिसिएट करना चाहिए, बताना चाहिए, जो खूबियां हैं उनको बताना चाहिए, जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। तो क्या एकाग्रता के लिए कुछ योग ध्यान भी करना पड़ता है? और साथ में एक सवाल और जोड़ दे रहा हूँ, आपकी उम्र जैसा हमें जानकारी मिली है 75 वर्ष है, मगर आपको देख के हम ये नहीं कह सकते कि आपकी उम्र 75 वर्ष है। आप फिट हैं, और साथियों आप देख तो नहीं पा रहे हैं मोतीलाल जी को, हम आपको बता दें कि बिना चश्मे के आप पढ़ भी पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं। और एक होता है कि 60 साल के बाद चश्मा तो
तो अनिवार्य हो जाता है, 40 साल के बाद हो जाता है, मगर 60 साल के बाद तो बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आप बिना चश्मे के भी देख पाते हैं। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? सर, सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूं जिसमें आपने कहा कि टीचर्स 10 बार 11 बार बताते हैं। फर्स्ट टाइम जो टीचर बताते हैं और लड़के अगर नहीं समझ पाते हैं तो टीचर के अपने बताने के तरीके पर अवलोकन करना चाहिए। अच्छा। यस। उनको ये नहीं सोचना चाहिए सर वी ऑल आर स्टूडेंट। द वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट क्या है सर मालूम है? जानना और बताना। बिल्कुल। इस बेसिस पर वी ऑल आर स्टूडेंट। कोई भी अलग नहीं, माँ बाप भाई बहन, इंटायर यूनिवर्स में वी ऑल आर स्टूडेंट जी। तो टीचर भी स्टूडेंट है। उनको ये समझना चाहिए कि उनके बताने में कहीं गड़बड़ है तो उनको चेंज करना चाहिए, ट्रेंड को चेंज करना चाहिए। इस तरीके से नहीं, इस तरीके ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है पढ़ाने का, बहुत सारे रास्ते हैं। आप बच्चे के अचीवमेंट को देखिए, बच्चे के गुण को देखिए, बच्चे के क्वालिटी को देखिए, बच्चा किस तरफ इंटरेस्टेड होता है, कौन सी ऐसी चीज है उसको देखिए और उस तरीके से आप आइए अगर बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं तो। दूसरी बात सर, आपने कहा बॉडी कॉम्प्लेक्स की बात है ये सब तो हाँ ये बात है सर। मैं अब जैसे कि नॉन वेज मैंने खाता होता नहीं, मांस मछली ये सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ और इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ तो आप छोड़ ही दीजिए। तो मैं डेली 5 बजे उठता हूँ और अपना घर का जो भी चीज़, जो भी काम मैं देखता हूँ पड़ा हुआ है, इवन कि किचन में भी घुस करके मैं प्लेट सब साफ करता हूँ। अच्छा। इसलिए कि मेरी डॉक्टर साहब की पत्नी है, हमारी बेटी है ना, उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, हमारा यही सेंस रहता है। थोड़ा साफ सुथरा किचन को कर दिया। उसके बाद मेडिटेशन करता हूँ, फिर चटाई बिछा करके योगा करता हूँ। 4 योगा करता हूँ और एक जमाने से कर रहा हूँ। पहले अभी तो बाबा रामदेव, मैं आभारी हूँ उनका कि पूरे दुनिया को उन्होंने दिया ये चीज़, लेकिन बाबा रामदेव से भी पहले मैं करता था। मैं जब वहाँ था, बोकारो में था, तो वहाँ भी मैं करता था, योगा करता हूँ। और उसके बाद एक राग रत्नाकर करके पुस्तक है, उस पुस्तक बहुत पुरानी पुस्तक है, उसमें कुछ जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करता हूँ। फिर एक और किताब है उसको मैं करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ। और उसके बाद कविता का जो कृष्ण भगवान या और भी जी है उसको मैं गाता हूँ। अरे वाह। ये 4 बार करता हूँ, उसके बाद समाप्त हो जाता है सारी क्रिया, फिर अपने काम में फंस जाता हूँ। तो अपने आप को व्यस्त रखने के लिए आप तो पढ़ाते हैं, योगा वगैरह भी करते हैं जी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यस्त नहीं हो पाते हैं, खाली समय आता है, तो आप काटते कैसे हैं? क्योंकि एक बहुत तकलीफदायी हो जाती है। कहते हैं कि जब आप बहुत समय तक काम करते रहे, रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल खालीपन हो जाता है, ऐसा लगता है कि बोर हो गई है जिंदगी। तो आप अपने खालीपन को कैसे काटते हैं? देखिए सर, सर्विस में रहते हुए मेरे सामने ऐसे ऐसे केस आए, जैसे एक रेजा थी हमारे यहाँ जब मैं HSL में था, दैट टाइम आई वाज पोस्टेड एट दुर्गापुर। उसने हमसे आके कहा कि सर हमारा बेटा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, समझा ना। मैं और बच्चों को पढ़ाता था, हमने उसको बुलाया और उसको मैंने पढ़ाया। 6 महीने में वो मैट्रिकुलेशन के लिए रेडी हो गया। अरे वाह। और उसके बाद मैं ऑप्टेड कर गया, तो मैं निकल गया। एक बार मिला था तो मैं इस तरह से बच्चों को पढ़ाता रहा, हमारा ये हमेशा का रहा। अच्छा। मैं ये चीज़ हमारा ख़त्म नहीं हुआ। मैं यहाँ तो छोड़ दीजिए, बोकारो में भी रहा तो मैं बच्चों को पढ़ाता रहा। हमारे कुछ फ्रेंड सर्किल के लोग थोड़ा अच्छे दृष्टिकोण से इसको नहीं देखते थे, तो उनका अपना देखना था, लेकिन मैं ये काम को करता रहा, इसलिए मैं व्यस्त ही रहा सर। और बहुत सारा चीज़, जैसे कि अब जैसे आपसे मैंने कहा ना कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत तीनों का ग्रामर में एक साथ पढ़ाता हूँ, तो ये सब चीज़ सोच करके मैं जो घर में बैठा रहता हूँ सर, मेरा अलग है रूम। मैं उन लोगों के साथ, वो जो बेटी है, बच्चे लोग हैं, ठीक है, वो बच्चे सारे हमसे आते हैं, लेकिन मैं अलग बैठता हूँ। वहाँ पर सारा किताब वगैरह ये सारी चीज़ रहती है और वो सब चलता रहता है, अध्ययन मनन चलता रहता है कि फलना लड़का ये नहीं समझा, कैसे नहीं समझा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इस तरह से मेरा समय गुजर जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बताऊंगा कि 70 के बाद, आफ्टर 70 पैदल चलिए। अच्छा। हाँ, मैं अभी, आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं थोड़ा दौड़ भी जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं केवल पैदल चलूंगा,
तो मैं जो 70 साल उम्र क्रॉस कर गए हैं या 65 भी, क्योंकि समय थोड़ा सा ये हो गया है, तो उनको पैदल चलना चाहिए, थोड़ा उसमें दौड़ते रहें वो। चलिए, बहुत बढ़िया आप बता रहे हैं कि पैदल चलना चाहिए, और बोलते हैं पैदल चलने से बहुत सारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और वृद्धावस्था में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। हमें आपसे बात करके बहुत आनंद आ रहा है मोतीलाल जी। आपसे बात करते करते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला, और जाते जाते हम एक संदेश लेना चाहते हैं आपसे। आप विद्यार्थियों को, गुरुजनों को जो उन्हें पढ़ाते हैं, और साथ में पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसी फार्मूले के तहत उनको संदेश देना चाहूँगा। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये फार्मूला कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसा हमने आपसे बताया कि मदर इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, तो माँ को बिगड़ना नहीं चाहिए, गुस्साना नहीं चाहिए, थोड़ा शांत होकर के बच्चे के बात को सुनना चाहिए, कैसा भी बात हो, क्योंकि यही चीज़ आगे उसके मन मस्तिष्क में रहेगा। सर, अभी उसका दिमाग वैकेंट है, जो चीज़ आप बच्चों को देंगे अभी, वही सालों साल, बहुत हो सकता है लास्ट तक वो हो। और स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ के प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम तो हर जगह आता है, उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो बेसिक चीज़ हैं उसको थोड़ा सा देखिए, तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा। और टीचर्स को पर्टिकुलरली मैं बोलूँगा कि वो अपने के अंदर, अपने दिल के अंदर वो देखें, ठीक से झांक कर देखें, टीचर वाली पदवी को छोड़ दें। ही इज ऑल्सो ए स्टूडेंट, वी ऑल आर स्टूडेंट। इस ख्याल को ले करके चले तो वो अच्छा करेंगे। रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा, और ये अनुभव कैसा रहा आपका? सर, ये मेरा खुश नसीब है, हमारा बहुत गुड लक है कि आपके रेडियो धूम में आकर के मुझे कुछ ऐसा बोलने का मौका मिला। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। मैं अपने साथियों से, अपने श्रोताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, अगर कोई ऐसी उसी बात हो गई हो तो क्षमा करेंगे मुझे। बिल्कुल, क्षमा की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, बेबाक होकर के बताया, और इस उम्र में भी आपने अपना अनुभव शेयर किया, और हर तबके के बारे में आपने कहा, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर हों या स्टूडेंट हों। सीखना जीवन पर्यंत है। टीचर्स के बारे में भी आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि फार्मूला चेंज करके देखें, मंजिल वही है, रास्ता चेंज करके देखें कि बच्चों को हम कैसे पढ़ा सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रेडियो धूम में अपना समय देने के लिए मोतीलाल प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे श्री मोतीलाल प्रसाद। आज हमने आपसे जाना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, इसमें कैसे करियर बनाया जा सकता है, और उस एजुकेशन फार्मूले के बारे में भी बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आपके द्वारा बताई गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी, और आपके पसंद के गाने भी। और साथियों, हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे के गेस्ट थे श्री मोतीलाल प्रसाद, और इस कार्यक्रम का संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इसके प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।